जब मेरे दादाजी को मतलब हार्ट अटैक आया था, तो जब हम एडमिट कराने गए तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलता है कि आप इतना कैश जमा करिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम इतना गंदा फील हुआ, वहाँ पर मुझे खटकी चीजें कि ये तरीका गलत है। उससे पहले मेरे दादाजी ने 1-2 बार कहा था कि बेटा तुम डॉक्टर बन जा। मेरा जो सपना था वो हमेशा यूपीएससी करने का था, लेकिन जो इंसिडेंस हुआ दादाजी के साथ, उसके बाद से मेरा बिल्कुल मन बदल गया। मैंने कहा नहीं, अब यही करते हैं। तो उस टाइम मैं शायद 9th में था, मेरे दादाजी के साथ हुआ था। फिर 10th करी मैंने। 10th में अच्छा खासा स्कोर किया, मेरा 94.6% था। फिर घर वालों ने पूछा कि क्या करना है, तो बोला मैंने कि हाँ ठीक है, मैं बायो लेता हूँ। बायो के साथ स्टार्ट कर दी तैयारी। तो 10th के बाद मैंने 11th-12th जमी किया। अपना कॉलेज ना जाके, स्कूल ना जाके सिर्फ एग्जाम देने आता था, अपने पढ़ाई करी। 11th से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ना कि ड्रॉपर में जाने का सोचा। मैंने सोचा कि 12th के साथ ही निकल जाऊँ। तो बस यही मोटिवेशन रहा है मेरा। सभी को नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं कटारा सर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत खास इंटरव्यू हम लेकर आए हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अपकमिंग डॉक्टर मिस्टर सुमित यादव जी, जिन्होंने हाल ही में नीट एग्जाम को पास किया है। तो सुमित जी अपना इंट्रोडक्शन दें। Hi everyone, myself Sumit Yadav, student of medical first year. I am from Maa Vindhyavashini Medical College, Mirzapur. I अच्छा have जी। got 616 marks out of 720 and my AIR rank is 17K and category rank is 3500. वेरी नाइस। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि 616 यानी नीट जैसे एग्जाम में, जो आज भारत में एक मोस्ट पावरफुल एग्जाम है नीट। अगर आपका सपना जो है एमबीबीएस बनने का है तो आपको नीट देना ही होगा। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारे साथ इस समय अपकमिंग डॉक्टर सुमित हैं, जो कि बताएंगे कि नीट कौन बच्चा दे सकता है, क्या एडवांटेज है, कैसा पेपर रहता है, कैसे तैयारी करनी है। बहुत सारे सवाल जवाब रहेंगे। इस इंटरव्यू को लास्ट तक देखिएगा। ओनली अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है आपको अपनी प्रिपरेशन में, उन सारे सवालों का यहाँ जवाब मिलने वाला है आपको। तो सुमित जी, सबसे पहला मेरा प्रश्न आपके लिए ये है कि ये जो नीट की जो आपकी जर्नी है, सबसे पहले आपके माइंड में कब ऐसा लगा आपको कि नीट की तैयारी करनी चाहिए आपको? मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, तो गांव में आप सब लोग जानते हैं कि कंडीशंस कैसी होती हैं। जब मेरे दादाजी को मतलब हार्ट अटैक आया था, तो जब हम एडमिट कराने गए तो डॉक्टर सबसे पहले ये बोलता है कि आप इतना कैश जमा करिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो उस टाइम इतना गंदा फील हुआ। किसी को हार्ट अटैक आया, अगर 1-2 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ तो वो अपनी जान खो सकता है। लेकिन वहाँ पर इतना ऐसा लगा कि ठीक है, घर वालों ने कहा कि पेमेंट करना है, आप लोग स्टार्ट करिए। वहाँ पर मुझे खटकी चीजें कि ये तरीका गलत है। उससे पहले मेरे दादाजी ने 1-2 बार कहा था कि बेटा तुम डॉक्टर बन जा। मेरा जो सपना था वो हमेशा यूपीएससी करने का था, लेकिन जो इंसिडेंस हुआ दादाजी के साथ, उसके बाद से मेरा बिल्कुल मन बदल गया। मैंने कहा नहीं, अब यही करते हैं। गया, तैयारी स्टार्ट करी। मतलब वो दादाजी मेरे लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी वजह से कह सकते हैं कि मैंने अपना एम चेंज किया। गया, मैंने मतलब सर्च किया कि कैसे कैसे क्या करना है। नीट 2016 से स्टार्ट हुआ, उससे पहले सीपीएमटी वगैरह होता था, तो नाम तो सुने थे पर हमें पता नहीं था क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। तो उस टाइम मैं शायद 9th में था, मेरे दादाजी के साथ हुआ था। फिर 10th करी मैंने। 10th में अच्छा खासा स्कोर किया, मेरा 94.6% था। फिर घर वालों ने पूछा कि क्या करना है, तो बोला मैंने कि हाँ ठीक है, मैं बायो लेता हूँ। बायो के साथ स्टार्ट कर दी तैयारी। तो 10th के बाद मैंने 11th-12th जमी किया। अपना कॉलेज ना जाके, स्कूल ना जाके सिर्फ एग्जाम देने आता था, अपने पढ़ाई करी। 11th से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, ना कि ड्रॉपर में जाने का सोचा। मैंने सोचा कि 12th के साथ ही निकल जाऊँ। तो बस यही मोटिवेशन रहा है मेरा। क्या बात है, बहुत ही शानदार। जैसा कि हम जान पा रहे हैं, सुमित जी को इस चीज के लिए कहां से मैसेज मिलता है, आप समझ पा रहे हैं कि दादाजी की तबीयत खराब हुई और हॉस्पिटल में जानते ही हैं सबके सामने डिफरेंट चैलेंज आते हैं। इन्हें लगा, डॉक्टरों की देखकर हरकत को इनके दिमाग में आया कि, और वैसे भी दादाजी से इतना प्यार करते थे, तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया फाइनली कि मुझे भी अपकमिंग डॉक्टर बनना है। बहुत शानदार लगा ये सब जानकर कि आपने इस तरीके से आपके दिमाग में आया और फाइनली अब ये एक गवर्नमेंट कॉलेज में इस समय एमबीबीएस की तैयारी मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा कि सुमित जी, सबसे पहला प्रश्न कि आपने चलिए नीट का ये डिसाइड कर लिया कि आपको नीट देना है। अब जैसे ही आपने तैयारी शुरू की होगी तो बहुत सारे चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जी जी। तो आपने जैसे 11th-12th के साथ में ये तैयारी जो अपनी जारी रखी और ये सब कुछ हुआ, तो उस तैयारी के दौरान क्या क्या ऐसी आपको उन चीजों से गुजरना पड़ा जो काफी चैलेंजिंग रहती हैं? जैसे हम 10th के बाद 11th में आते हैं तो बायो चलो इंटरेस्टेड होती है, बायो में इतनी दिक्कत नहीं आती है। केमिस्ट्री, फिजिक्स तो समझ में आती है चीज़ें। मैं जब स्टार्ट किया तो मुझे फिजिक्स समझ में आई, लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनते थे मुझसे। बार बार पढ़ी चीज़ें, फील सब आ रहा है, सब कुछ लिंक कर पा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन करने बैठता हूँ तो वही दिक्कत आती है कि नहीं हो रहा क्वेश्चन। केमिस्ट्री भी
मतलब पढ़ सकते हैं ज़्यादा, मतलब इतना टाइम नहीं देना पड़ता केमिस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी चीज़ें याद करने वाली होती हैं। तो चीज़ें मतलब कुछ रटना है, एक्सेप्शन है तो रटना ही है, उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई फिजिक्स में। फिजिक्स में वही था कि चीज़ें समझ में आ रही हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो काफ़ी डिप्रेशन भी होता है कि नहीं यार उसने कर लिया, और कभी साथ वाले जो बैचमेट वगैरह कुछ होते हैं तो उससे हो रहा है, हमसे नहीं हो रहा है, तो हमें बहुत गंदा फील होता है कि वो कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कभी कभी इतना ज़्यादा डिप्रेशन होता था कि उस टाइम तक तो फिजिक्स छोड़ ही दी, फिर छोड़ो फिजिक्स, फिर बायो केमिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन जब मार्क्स मतलब टेस्ट दिए तो मार्क्स बहुत कम आए। फिर बताया एक दो टीचर्स ने कि बेटा बायो फिजिक्स केमिस्ट्री से नहीं होगा सब कुछ, अगर नीट क्रॉस में सिलेक्शन लेना है तो 600 प्लस चाहिए, और 600 प्लस दोनों को मिला के नहीं आएंगे, 180 मार्क्स की फिजिक्स होती है। एग्जैक्टली। तो वही फिर स्टार्ट किया, बायो को कम टाइम दिया, केमिस्ट्री को कम टाइम दिया, फिजिक्स पे ही लगे रहे। फिर काफ़ी मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 2-3 महीने हुए होंगे जिसमें सिर्फ फिजिक्स पे कॉन्सेंट्रेशन किया, क्योंकि न्यूमेरिकल करना मतलब हमें एक तो मैं बायो वाले स्टूडेंट हैं, एक तो ये मतलब सोच बना लेते हैं हम कि मैथ का कुछ काम नहीं है हमारा, लेकिन फिजिक्स में तो मैथ तो इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है मैथ इन्वॉल्व नहीं है। अगर बेसिक मैथ आता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं फिजिक्स में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक मैसेज मिल पा रहा है कि अगर आपका भी सपना डॉक्टर बनने का है तो सबसे पहले तो आपको 10th के बाद बायो लेना पड़ेगा, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये विषय आपके पास होने ही चाहिए। और साथ साथ वो बाकी के जो बाद में चैलेंजेस आते हैं कि आपको कैसे सब्जेक्ट को हैंडल करना है। तो सबसे पहली बात है 11वीं और 12वीं यानी 11th और 12th में आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना आवश्यक है। साथ ही साथ जैसा कि बता रहे हैं अपकमिंग डॉक्टर सुमित कि जैसा ये कहना चाहते हैं कि बायो और केमिस्ट्री तो बच्चों की काफी फेवरेट रहती है, क्योंकि वहां पर उतनी टेक्निकल चीजें उतनी ज्यादा नहीं होती। चैलेंज बायो वाले बच्चों के सामने आता है मैथ्स को लेके। जब बच्चे बायो ले लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं यहाँ पर कि सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है कि मैथ्स का डर, मतलब मैथ्स को एक तरीके से छोड़ भी दिया पर फिर भी मैथ पीछा नहीं छोड़ सकता, मैथ तो रहेगा। कहीं ना कहीं फिजिक्स में भी उसका यूज रहता है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में भी उसका यूज रहता है। और ये इन्होंने एक बड़ा पॉइंट बोला यहाँ पर कि अगर नीट अगर आपका ड्रीम है तो 720 का आपका पेपर होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में जाना चाहते हैं तो ये 600 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। 600 प्लस मार्क्स ही हो तब आप सोच सकते हैं कि आपका किसी एक गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस के लिए आपका एडमिशन हो पाएगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा सुमित जी अब आगे आपसे कि जैसे अब आपने बताया कि एक फिजिक्स आपके लिए चैलेंज बना रहा, तो फाइनली आपने फिजिक्स में क्या स्कोर अचीव किया जब नीट आपने दिया है? तो जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब एक ड्रॉप हुआ है मेरा, तो पहला ड्रॉप जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा 12th के साथ, उसमें मेरे फिजिक्स में थे 105 नंबर। जब मेरा अभी सिलेक्शन लास्ट ईयर आया तो उसमें मैंने स्कोर किया है 145। 145, वेरी गुड। यानी इन्होंने फिजिक्स में 145 स्कोर किया है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा जान के। अगर केमिस्ट्री में क्या स्कोर रहा है आपका? केमिस्ट्री में 136। 136 एंड जूलॉजी? टोटल इन बायो 335। 335, वेरी गुड। तो टोटली स्कोर भाई का 616 है और आज फाइनली इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल गया है, अच्छे से वहां पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप सारे बच्चों के लिए इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये और रहेगी कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत डिफरेंट टाइप के चैलेंज आते हैं। कई बार डिमोटिवेशन आता है, कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन करता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आपके क्या सजेशन हो सकते हैं कि पढ़ाई में मन लगा रहे, कैसे आप मोटिवेट रहे, लास्ट तक आप ये एग्जाम तक गए और फाइनली आपने स्कोर भी किया, इस चीज के लिए क्या आप स्ट्रेटेजी देना चाहेंगे? मैं मानता हूँ कि सबके लिए मोटिवेशन का जरिया सबको अलग अलग होता है। कोई किसी की वीडियोस देख के, कोई संदीप माहेश्वरी से मोटिवेशन लेता है, कभी किसी से मोटिवेशन लेता है, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन होता है हमारी फैमिली। अगर हम अपनी फैमिली को देखें कि हमारी फैमिली ने, मैं जैसे गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे घर वालों ने गाँव से मुझे अलीगढ़ में शिफ्ट किया। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया मुझे पता है। जब हम लोग 2009 में अलीगढ़ में शिफ्ट हो चुके हैं, तो गांव वाले हमें जैसे 12th तक हुई है, 12th से पहले ही घर वाले से बोलते हैं गांव वाले कुछ भी कर लो, आके गांव में खेती करेंगे। लेकिन उन घर वालों ने कभी वो इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं आने दिया। हमने जब कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए, उन्होंने हमें वो चीज़ ला के दी, हमें शान शौक करवाई। लेकिन अगर वही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है मेरी फैमिली। तुम जब भी डिमोटिवेट होते हो, अपने फैमिली का फ़ोटो लाओ, अपने फैमिली वालों से बात करो, उनसे पूछो, हालचाल लो उनसे। अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेट रहना है, नहीं नो डाउट ऐसा नहीं है कि इसमें वो नहीं आते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन आएंगे। कभी आप फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्शन होंगे, कभी आप गर्लफ्रेंड के चक्कर में डिस्ट्रैक्शन होंगे, बहुत सारी चीज़ों की वजह से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कभी आपके ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं आप कि उनको
जैसे कि हम कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसे बनते हैं कि उनके कुछ बच्चों के माँ बाप के पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उन साथ के हम फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं। तो उनका काम क्या है, घूमना फिरना, इधर से उधर जाना, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने हिसाब से फ्रेंड सर्कल बनाइए, पढ़ने वालों के साथ ही, क्योंकि अगर आप ग्रुप स्टडी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है। आप एक टॉपिक पढ़िए, एक टॉपिक आप लीजिए और दोनों को एक्सचेंज करके पढ़ाइए। आप देखिए, आपको अगर ज़िंदगी भर याद ना रहे वो टॉपिक, आपको वो जब पढ़ाएगा तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करो कि भाई ये कैसे हुआ है। वो क्वेश्चन हमेशा याद रहते हैं। आपने नो डाउट अच्छा रहता है, सेल्फ स्टडी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर ग्रुप में भी कर सकते हैं, अगर 2-3 मेंबर हो आप, 2 या एक दूसरे की बात अच्छी समझ में आती है। जो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो हमें चीज़ याद रहती है, कि उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, वो चीज़ हमें ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। रटने वाले तो ऐसे भी नहीं है कि बस पढ़े हैं, कॉपी ले ली, वो एक सीमित समय तक रह पाता है। अगर हम किसी चीज को रट रहे हैं तो वो एक सीमित समय तक ही आपके पास रहेगा। लेकिन बिल्कुल अच्छा कहा सुमित जी ने कि जब हम अपने ग्रुप में एक दूसरे से अपने डाउट को डिस्कस करते हैं, तो पहली बात तो यहाँ पर यह है कि वो सेम लैंग्वेज में करते हैं, अपनी वहां पर कोई बनावटीपन नहीं होता। टीचर के सामने क्या है कि कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लो रहता है, और जब हमारे जैसा सेम कैंडिडेट हमारे साथ होता है तो वहां सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता है। जैसे कि एग्जाम सेंटर में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, पर वो घर आके हो जाता है। जी, उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा हमारा वहां ऊपर होता है जहां अपनापन होता है। तो ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप ग्रुप स्टडी करते हैं तो बहुत बेस्ट है। आप कुछ डाउट उनके बताएं, वो आपके बताएं, कुछ चीजों को मिलजुल के सॉल्व किया जाए, बहुत ही बेहतर है। एक शानदार जवाब दिया सुमित जी ने, जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि हमारी लाइफ का सबसे बड़ा मोटिवेशन हमारे माँ बाप होते हैं। तो ये मैसेज मुझे इनका काफी शानदार लगा, काफी अच्छे विचार लगे। आज की डेट में लोग पता नहीं क्या क्या देखते हैं। वैसे तो मैं कहूंगा एक ही बात कि माँ बाप तो देखिए सब कुछ है, क्योंकि आपके अगर बारे में कोई अच्छा सोचने वाला है तो या तो आपके माँ बाप हैं या फिर आपके गुरु हैं। बहुत बाकी का समाज तो पता नहीं क्या क्या नहीं बोलता है, वो उन सब चीजों पर आप गौर ना करें। बहुत बेहतर है कि कभी भी डिमोटिवेशन आए, अपने माँ बाप से बात करो और अपने ब्रदर एंड सिस्टर से बात करो। बाकी का बस ये है कि सबसे ज्यादा अपनी स्टडी से प्यार करो। अगर आपने ठान लिया है तो जरूर हो जाएगा। चलिए सुमित जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये आता है कि प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि अब ये सब आपने बताया, देखिए मेंटल सपोर्ट बहुत आवश्यक है जो कि आपको परिवार से मिल जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया। अभी जैसे कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि कभी कभी जैसे एग्जाम में कोई टेस्ट होते हैं तो कभी स्कोर डाउन जा रहा है, और फिर उसको आप कैसे कंट्रोल कर रहे थे, मतलब किस तरीके से आपने उस चीज को फाइट करते रहे, देन तब स्कोर इंप्रूव हुआ? जैसे कि मैंने कोई टेस्ट दे के आया हूँ आज, तो सबसे बड़ा होता है सेल्फ एनालिसिस करिए अपने आप को, देखिए कि मैंने गलतियाँ क्या करी हैं। आपने कभी कभी ऐसा होता था, स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन पेपर टेस्ट दे दिया, घर पे आके सो गए, कोई चेक ही नहीं किया कि कितने गलत हैं, क्या सही है, रिजल्ट आएगा वो बता देगा। मैं ये कभी मत करना। स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मैंने काफ़ी लेट समझी चीज़, लेकिन बोला मैं सही ये बताऊँगा कि आपने अगर आज पेपर दिया है तो आप ऑन द स्पॉट थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। ऑन द स्पॉट आइए, चेक करिए कि मैंने कौन सा, ये वहाँ सही मत चेक करो क्या सही किया है मैंने, ये चेक करो मैंने गलत किया कि कहाँ किया है, और उसको तुरंत ऑन द स्पॉट या नेक्स्ट डे अपने टीचर से खुद पढ़ो। एक बार नहीं समझ में आता जो टॉपिक यहाँ गलतियाँ हुई, जिस टॉपिक से गलतियाँ हुई हैं उसी बार पढ़ो। नहीं समझ आ रहा, नेक्स्ट डे जाओ, नेक्स्ट डे जाके अपने टीचर से पूछो कि सर ये मेरे यहाँ से क्वेश्चन गलत हुए हैं, आप ये दोबारा से समझा दिए मुझे। अगर ये आप डील साथ के साथ करते रहेंगे, आपको कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने छोड़ दिया, 2-3 पेपर का भी एनालिसिस नहीं किया आपने, तो फिर वो रह ही जाएंगे। सुमित जी, मैं देखता हूँ स्टूडेंट अधिकांशतर एक ही गलती करते हैं कि पेपर दे लेते हैं और उन्हें लगता है कि बस पेपर हो चुका है, जबकि वास्तविकता यही है कि किसी भी टेस्ट को आप दे रहे हैं, जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं किया आपने, एक बार आके दोबारा से क्वेश्चंस को नहीं देखा कि कौन कौन से आपसे गलत हुए और वो कौन सी सिली मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से आंसर गलत आ जाता है। क्योंकि एग्जाम में कभी कठिन प्रश्न गलत नहीं होते, सबसे बड़ी बात, ज्यादातर इजी क्वेश्चन ही गलत होते हैं और घर आकर वो हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में नहीं हो पाते हैं। तो वो सारी चीजों को आप एक बार अगेन टेस्ट देने के बाद सेल्फ एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, खुद से करिए, अपने संबंधित टीचर से पूछिए, लेकिन जब तक आप उस पेपर को कंप्लीट नहीं मान लेते हैं, जब तक आप पेपर दें, आंसर की लगाएं, देन उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप फाइनली कर लें, तब वो पेपर आपका पूरा माना जाएगा। Am I right? जी भैया। तो बस मैं आप सभी को यही सजेशन देना चाहूंगा, किसी भी टेस्ट को फाइनल आप जब मानेंगे जब आप फाइनली उसको फाइनली सॉल्व कर लेते हैं, टीचर की हेल्प ले या आप खुद से करें।
चलिए, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर एक टेस्ट की प्लानिंग। अब मैं 1 to 1 ये जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चों के एक बहुत बड़े प्रश्न बने रहते हैं कि सर इस तैयारी में कौन सी बुक्स लगाएं, क्या किताब लगाएं, ये बहुत सारे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सुनने को मिलता है। तो जैसे मैं अगर जानना चाहूँ 1 to 1, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी आपसे जानना चाहूंगा। फिजिक्स में आपका क्या मानना है, किस तरीके से बच्चे को पढ़ाई करनी चाहिए ताकि फिजिक्स में वो एक अच्छा स्कोर कर सके, और कौन सी बुक आप बोलना चाहेंगे, क्या तरीका है, क्योंकि बच्चे बहुत डिफरेंट टाइप से सोचते हैं, तो आप इसका जवाब दें। फिजिक्स में मैं बोलना चाहूँगा कि सब लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी इसमें लैंग्वेज ऐसी टर्मिनोलॉजी होती हैं कि अगर हम अकेले सेल्फ स्टडी करना नहीं समझ आएगा। अगर आपके साथ टीचर हैं, कोचिंग से कर रहे हैं आप कहीं से भी, तो आप फिजिक्स को एक बार रीड कर सकते हैं। इतना कंपलसरी नहीं है फिजिक्स की एनसीईआरटी को रीड करना फिजिक्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो फिजिक्स की एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर क्वेश्चन दे रखे हैं पीछे, उसको 100% करिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, उसी से लिंक, मतलब ये नहीं है सेम डेटा आ जाएगा, बट उसी से आसपास के क्वेश्चन आएंगे, वही कॉन्सेप्चुअल रहेंगे क्वेश्चंस में। कोई भी बच्चा, मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने नहीं पढ़ी एनसीईआरटी, नहीं करी। जब मेरा 12th के साथ दिया था, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी फिजिक्स की, लेकिन समझ में आया मुझे कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं फालतू में काफ़ी चीज़ें, कोई बोलता है अलग बुक लगाओ, वो लगाओ, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम दूसरे से। मैं कहूँगा एक बुक पढ़ो, उसे मल्टीपल टाइम्स करो, ना कि मल्टीपल बुक्स को पढ़ो, और वो बुक कभी कंप्लीट नहीं होंगी। सबसे बेस्ट है ये। बहुत सारे बच्चे यही मानते हैं कि ये बुक लिया है, वो बुक लिया है। आप एक सब्जेक्ट की 10 बुक ला के रख लेते हो और फिर आप बार बार भ्रमित होते रहते हो कब किसको पढ़ना है। तो ज्यादा बेहतर है मल्टीपल बुक को ना पढ़ के एक बुक को मल्टीपल टाइम पढ़ो, ये सबसे बेस्ट है। सीमित रहोगे, बेहतर करोगे। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ जाता है फिजिक्स के दौरान कि फिजिक्स एक थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट माना जाता है, तो क्या मतलब अगर हम बात करें ओनली लर्निंग प्रोसेस से क्या फिजिक्स आ सकती है फिजिक्स में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी रहते हैं, थ्योरी भी रहती है, तो मुझे लगता है प्रैक्टिस का क्या रोल रहना चाहिए फिजिक्स के दौरान। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी डेली लाइफ में चलता है। पहले तो फिजिक्स को ऐसे डर की तरह मत देखिए कि वो डरा रहा है मुझे, मैथ की तरह मत देखो। मैथ बहुत छोटा मोटा मैथ इंक्लूड होता है उसमें, ऐसा नहीं है बहुत हाई लेवल का चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हमारी थोड़े से डिफरेंशिएशन होंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा फंसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिजिक्स को एज ए फील करके गई है, डेली जो पढ़ाया टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, अब उसको अपने हिसाब से कंपाइल करिए चीज़ों को। अगर सर ने बताया डिस्प्लेसमेंट, तो अपनी चीज घर पे आए चेक, मतलब खुद अपना दिमाग चला रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट सर ने बताया छोटा सा डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट लिए, कोई पेन बनाया कि इधर से हम लॉन्ग घूम के आ रहे हैं, ये डिस्टेंस हो गया। शॉर्टकट, ये हमारा जो हम शॉर्टकट लाइफ में ले रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट। मतलब जो हमारी फिजिक्स अपना डेली लाइफ से उसे कनेक्ट करिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फिजिक्स की डेली लाइफ से कनेक्ट ना हो सकती। फिजिक्स को देखा जा सकता है, फील, मतलब पूरा फील ले सकते हो, दिखता है फिजिक्स, पूरा फिजिक्स दिखेगा आपको, फ्रिक्शन दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हैं, रोटेशन दिखाई देगा आपको, सर्कुलर मोशन दिखाई देगा, सैटेलाइट वगैरह सब आपको डेली जानते हैं इस बारे में। तो फिजिक्स को डेली लाइफ से कनेक्ट करिए अपने। उसके बाद जैसे जो सर ने बोला, एक दो बार रीडिंग, मतलब नोट्स पढ़ाए सर ने, तो नोट्स पढ़िए। उसके बाद अगर आप डेली के डेली 20 से 30 क्वेश्चन लगाएंगे टॉपिक के, 20 से 30, तो आपने सपोज करिए एक महीने में कितने क्वेश्चन हो गए, 600 से 900। मैं कह रहा हूँ 700 क्वेश्चन इनफ है। एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक चैप्टर के लिए कितने क्वेश्चंस लगभग एवरेज? ऑन एन एवरेज एक चैप्टर के लिए 250 से 300 क्वेश्चन बहुत है, इनफ। बिल्कुल। और एक चैप्टर 10 से 15 दिन में खत्म होगा। अगर 20 से 25 क्वेश्चन आप डेली लगाएंगे, 10 दिन में खत्म। अगर आप किसी भी चैप्टर के 250 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि लगभग आप हर टाइप का एक क्वेश्चन लगा रहे हैं। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ वेराइटी सॉल्व करोगे, वो आपके लिए एडवांटेज होगा, क्योंकि एग्जाम में उन क्वेश्चनों में दिमाग तेज चलता है जैसा क्वेश्चन पहले कभी आपने देख रखा हो। अगर एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन एक बार के लिए नया लग जाता है, तो आपका पेन स्लो चलेगा। और अगर आपको लगता है कि उस तरह का, उस ढांचे का प्रश्न आपने पहले कभी सॉल्व कर रखा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, तो डेफिनेटली आप उसको बहुत तेजी से कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। तो ज्यादा प्रैक्टिस बहुत काम आती है। जितनी नंबर ऑफ वेराइटी आप ज्यादा सॉल्व करेंगे, वो आपके लिए उतना ही ज्यादा बेहतर होने वाला है। तो फिजिक्स में जैसा कि बताया सुमित जी ने कि आपको प्रैक्टिस भी लगानी है, साथ के साथ बहुत ज्यादा बुकों पे न जाके एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से फोकस करना रहेगा आपको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके क्वेश्चंस को लगाना है, और 1 to 1 लाइन जो है उसके अंदर जो कंसेप्ट हैं, थ्योरी हैं, उसको अंडरलाइन कर करके आप पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, और ज्यादा बेहतर होगा उसी को बार बार पढ़िए।
नई बुक पे ना जाके आप उसी को बार बार पढ़िए, ऐसा सुमित जी का मानना है। सुमित जी, हम जानना चाहेंगे, केमिस्ट्री भी एक बड़ा फोबिया बना रहता है बच्चों के अंदर, उस केमिस्ट्री के फोबिया को कैसे भगाया जाए? केमिस्ट्री में सबसे ईजी है फिजिकल और केमिस्ट्री, जो बिल्कुल जिसमें सिंपल फॉर्मूला पुट किया आंसर मिलेगा, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ईजी है और स्कोरिंग है, क्योंकि उसके 15 क्वेश्चन आते हैं तो 60 नंबर कहीं नहीं गए आपके। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला याद करो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चन लगाओ, फॉर्मूला लगा के तुरंत आंसर मिलेगा। दिक्कत आती है ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या है, कुछ कौन से वो तो एक्सेप्शन है, उनका कुछ कर नहीं सकते, उन्हें रटना ही पड़ेगा। उसका ये नहीं है कि समझा दें, सर भी नहीं समझा सकते, आप पूछेंगे कैसा होगा, सर भी कहेंगे भाई कि वो एक्सेप्शन है, मैं क्या बता सकता हूँ। और ऑर्गेनिक में फोबिया है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक को आप ढंग से पढ़ा जाए डेली, उसका तरीका ये है कि आज जो सर ने पढ़ाया उसे आज रिवाइज किया, फिर कल जो सर ने पढ़ाया वो रिवाइज। जब दूसरे दिन पढ़ रहे हैं, जब रिवाइज कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेज से स्टार्ट करें उसे। आज का ही रिवीजन नहीं, जो फर्स्ट डे पढ़ाया उसको भी रिवीजन मिले, फिर सेकंड वाला, ऐसे जो थर्ड डे किया उसे फिर फर्स्ट से स्टार्ट करें। जब आप वो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो वो इतनी बार हो जाएगा, वो चैप्टर खत्म होगा कम से कम 30 से 40 बार। और 30 से 40 बार अगर आपने वो पेज पढ़ लिया तो आपकी वो टिप्स पे याद हो जाएगा। और आपको जब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे ना, तो आपको वो पूरा चैप्टर विद इन 10 to 15 मिनट्स खत्म कर सकते हो उसे। तो उसका सिर्फ यही तरीका है कि जब भी रिवीजन करने बैठे ऑर्गेनिक का, तो पहले पेज से करें, चाहे आपको स्टार्टिंग में कितना भी टाइम लगे। 10वां दिन है कोई बात नहीं, पहले पेज से स्टार्ट करो। 15वां दिन है, पहले पेज से स्टार्ट करो। जब आप 15वें दिन पहुंचेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो पहले जो 2-4 पेज थे आपके, विद इन 2 मिनट, विद इन 1 मिनट आप खत्म करते जाएंगे। हाँ, ये ऐसे ऐसे। तो सिर्फ फिजिक्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही तरीका है कि फर्स्ट डे से जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया उसके साथ रिवीजन करें, और क्वेश्चन तो लगाने ही है। ऐसा तो कर ही नहीं सकते, नीट में डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। आप लगा लो 25 to 30 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 to 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, और बायो तो आप जानते ही हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन डेली इजीली हो सकते हैं 10 से 15 मिनट में। अच्छा, बच्चे के लिए जैसे मान लो कि 5 to 6 आवर मान लो उनकी एकेडमी के अंदर क्लास है, क्लास के अतिरिक्त और कितना बच्चे के लिए समय खुद इसको दे, ताकि एक बेस्ट प्लानिंग के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी चारों सब्जेक्ट पे बच्चा फोकस कर सके? कितना टाइम, और आपका रूटीन क्या रहा? जैसे आप एकेडमी, जैसे मैंने जो जाना अभी तक आपसे, मुझे बहुत अच्छा लगा है, वो मैसेज मैं जानना चाहता हूँ। आप बताएं कि आफ्टर कंप्लीट द सेशन, यानी एकेडमी कंप्लीट करने के बाद बच्चे के पास जो अपना खुद का टाइम है, उसको वो कैसे मैनेज करे और कैसे अच्छी स्टडी कर सकता है रूम के अंदर? कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे क्लास की कोचिंग के बाद आप 6 घंटे पढ़िए, 7 घंटे करिए, क्योंकि हर किसी का कैलिबर अलग अलग होता है पढ़ने का। इतना कहूँगा मैं कि जो आज पढ़ा है क्लास में, लेक्चर में, उसको उसी दिन रिवाइज करें। इतना इम्पोर्टेंट है वो, क्योंकि अगर वो आज पढ़ा है तो वो बहुत जल्दी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि आपको याद है चीज़ें। अभी सर ने बताया था, जो 1-2 चीज़ मिस हुई होंगी वो रिवीजन के साथ वो दोबारा याद हो जाएंगी। उसके बाद ऑन द स्पॉट, तुरंत रिवीजन के बाद ही जो होमवर्क मिला है, टीचर आपके होमवर्क देते हैं कि आज ये पोर्शन पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन देते हैं कि आपको ये करना है। अगर नहीं भी दिए हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करें। वो सारे क्वेश्चन तो खैर दिए ही जाते हैं इन डीपीपी फॉर्म एंड सीट्स फॉर्म, कहीं भी अवेलेबल है और हम दे भी रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि इन्होंने एक बहुत शानदार बात कही है, बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि घर पे जाके सेल्फ स्टडी की जब बात आती है तो कहीं से भी कुछ भी उठा के बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। सबसे पहले सेम डे क्या पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे तो वो बड़े लिमिटेड टाइम में, लिटिल टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हो। कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाएगा, तब उसके बाद प्रैक्टिस लगाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आप ओपन करेंगे तो वो मिस्टेक है। आप पहले नोट्स रिवाइज करें, तब प्रैक्टिस लगाएं, और पैरेलली नोट्स को रख लीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर आप देखकर भी, कंसेप्ट देखकर भी क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी गलत थ्योरी नहीं है। बेशक आप देख के करें, बराबर रखें, पर प्रैक्टिस जरूर करें। Am I right? ये एक सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है आपके लिए, जो डेली रूटीन है आपका, कि आफ्टर द क्लास आप पहले आके पूरे अपने नोट्स रिवाइज करें, अच्छे से स्कैन करें, देन उसके बाद उन्हीं टॉपिक पर आधारित आप प्रैक्टिस करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे जो टाइम बचा है इसके बाद भी तो अपना बैकलॉग स्टार्ट कर दें कि आज मतलब स्टार्ट कर दिया कि हमारा ये 10 दिन पहले कोई चैप्टर खत्म हो गया। जी बिल्कुल। तो उसको लिया, ठीक है अब मैं इसे 2 दिन में खत्म करना है, उस हिसाब से उस चैप्टर को उठाओ, फ्री टाइम में अपना वो कंप्लीट करो। जरूरी नहीं है कि 7-8 घंटे पढ़ना है, वो करना है आराम से। अगर आप डेली का डेली रिवाइज करेंगे, 2 से 3 घंटे में आपका डेली नोट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, और 1 से 2 घंटा अपना बैकलॉग ले लीजिए। सुमित जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग लेने वाला सब्जेक्ट जैसा कि बायोलॉजी,
बायोलॉजी के लिए बच्चे के लिए क्या ऐसा रामबाण आप बताएं कुछ कि बच्चा इधर उधर ना भटक के बहुत अच्छा स्कोर कर सके, एक लिमिटेड टाइम में अटेम्प्ट भी कर सके। कंसंट्रेट ओनली ऑन एनसीईआरटी। बिल्कुल एग्जैक्टली 360 में से 360 ला सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो। अगर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता है। आपके 335 थे? आई हैव गॉट 335 मार्क्स आउट ऑफ 360 एंड इन विद 12th आई हैव गॉट 350 आउट ऑफ 360। आई एम ओनली रीडिंग एनसीईआरटी, ओनली एन एनसीईआरटी। किसी भी बुक की जरूरत नहीं है, किसी की भी। क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, क्वेश्चन किसी से भी लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आप जो कोचिंग वाले दे रहे हैं वही करो, एनसीईआरटी में दे रखे हैं वही करना है। कोच मतलब क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन मिल रहा है, आपको एम्स के मिल रहा है वो लगाइए, किसी और कोचिंग के मिल रहा है वहाँ के लगाइए, आपको आकाश के मिल रहा है, जिसके भी क्वेश्चन मिल रहा है, क्वेश्चन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जो पढ़ना है वो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर एक कुछ भी नहीं आता। आप लास्ट 3 ईयर्स के क्वेश्चन उठा लीजिए, 20 के बाद से कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर नहीं गया है। अगर आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन पता है, एक एक वहाँ पर लिखी हुई डिजिट पता है कि वहाँ कौन सा नंबर लिखा हुआ था, तो आपको 360 में से 360 लाने से बायो में कोई नहीं रख सकता। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है किसी भी बुक की। अगर कोई कहता है कि अगर कोई कहे कि मुझे जरूरत है, मुझसे आगे कांटेक्ट कर ले। मैं कह रहा हूँ नहीं, आई एम टोटली एग्री विद दिस, क्योंकि ये ओनली सुमित जी का मानना नहीं है, हर नीट एस्पिरेंट और जो नीट को क्रैक कर चुके हैं, जो AIR 1 कैंडिडेट हैं, उनका भी मानना है। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी बात है, फुल स्कोर जैसा कि इन्होंने बता दिया, बिल्कुल सही बात है कि आपको एनसीईआरटी के इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप बायो में फुल स्कोर लाना चाह रहे हैं, जबरदस्त स्कैन कर दीजिए उसको, हाईलाइटर के साथ रंग दीजिए अपनी एनसीईआरटी को, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। आप फुल में फुल स्कोर ला सकते हैं। सुमित जी, एक बहुत ही चर्चित प्रश्न है, ज्यादातर बच्चे बार बार जानते रहते हैं कि क्या रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स की कोई पर्सनल आवश्यकता रहती है? क्या आपने अपने स्ट्रेटेजी में शॉर्ट नोट्स भी यानी कोई क्रीम भी बनाई अलग से? शॉर्ट नोट में मेरे हिसाब से वो होते हैं जो चीज़ मैं भूल जाऊंगा, जो मैं रिवीजन कर रहा हूँ, जो चीज़ मुझे याद रहेंगी, वो मेरे लिए शॉर्ट नोट नहीं है। जो आपके लिए अपने डाउट्स बन रहे हैं, आपको लग रहा है ये मेरे से निकल सकते हैं, उनको फिर हम एक अलग ब्लैंक पेपर पे लिख लेते हैं। लिख लेता हूँ, जब भी टाइम मिला रिवीजन कर लिया, क्योंकि मुझे वो चीज़ याद नहीं रह रही, मैं उसके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो मैंने लिख लिया, तो वो मेरे शॉर्ट नोट है। सब कुछ लिखने का नहीं होता शॉर्ट नोट में, जो तुम्हें याद है उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो रटने वाली कैटेगरी है एग्जैक्टली, वो हमारे शॉर्ट नोट्स में होनी चाहिए। और जो प्रॉपर्ली प्रैक्टिकली आपने कोई चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होकर अच्छे से समझी है, वो आवश्यक नहीं है शॉर्ट नोट्स में हो। बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत ही सही जवाब एकदम। ये बिल्कुल मैं सारे बच्चों से ही कहना चाहूंगा, जैसा कि सुमित जी बता रहे हैं, अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो जो जो आपको पॉइंट्स पे डर लगता है कि ये आपके स्किप हो सकते हैं, हट सकते हैं, निकल सकते हैं आपके माइंड से, उन पॉइंट्स को आप एक अच्छे से A4 साइज पे लिख लीजिए, चैप्टर वाइज बनाते रहिए, जो कि आप लास्ट टाइम पे अगर एग्जाम से 10 दिन पहले भी उन भूलने वाले टॉपिकों पे नजर मार लेंगे, तो जहां तक उम्मीद है अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो आप कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा रह सकता है। तो एक यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न निकल के आया, जैसा कि बताया, एक तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट दें, और जब तक आपका सेल्फ एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं मानी जाएगी। साथ के साथ डेली रूटीन के बारे में बताया इन्होंने कि आप अपनी क्लास करके आए, उसको अच्छे से नोट्स को पढ़ें, देन उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाएं। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ साथ शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कैसे पढ़ना है इसके बारे में बताया। सुमित जी ने आपको अपनी पूरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर शेयर कर दीजिए। और कोई गोल्डन टिप्स हो सकते हैं तैयारी करने वालों के लिए, सुमित जी आप एक बार वो भी बताएं, बच्चों में जोश बना रहे और वो भी फाइनली नीट को कोड कराएं। देखिए, एक हवा बन गया कि नीट नहीं निकलेगा। मैं कह रहा हूँ नीट बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू यूपीएससी। बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें आप देख रहे होंगे कि करोड़ की नंबर चले जाते हैं कि करोड़ में। नीट में क्या है, 20 लाख 21 लाख। लेकिन नीट आपका जो नीट में जो कंपटीशन होता है वो सिर्फ 2 से 2.5 लाख के बीच में होता है। बाकी जो 17-18 लाख होते हैं उनका काम सिर्फ नंबरिंग बढ़ाना है, फॉर्म भरना है, सब फॉर्म भरना है, डराना है। अगर आप उससे डर गए तो फिर खत्म है। आप डरिए मत, फाइटिंग तो बड़े लिमिटेड बच्चों में होती है, 2.5 लाख में बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी अगर आप प्रॉपर फाइटिंग देखेंगे, मुझे लग रहा है और भी कम बच्चे हैं, इतने बच्चे तो लगभग कोचिंग करते हैं, और कोचिंगों में भी हर बच्चा सीरियस नहीं होता, वही तो बड़े लिमिटेड बच्चे होते हैं। प्रॉपर फाइटिंग हमारी 80 से 1 लाख के बीच के स्टूडेंट, बस ये एग्जैक्टली फिगर है। अंडर 1 लाख ही रहते हैं लगभग जो एक्चुअल फाइटिंग है। तो उस फाइटिंग में मुझे लग रहा है कि अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप सीरियस रहें, मोटिवेटेड रहें, और जैसा कि बताया जा रहा है उस तरीके से फोकस रखें।
देखिए लक्ष्य दमदार है, समस्या आएंगी आएंगी, समस्या आ रही है घबराइए मत, क्योंकि चैलेंज अभी आ रहे हैं क्योंकि आपका लक्ष्य दमदार है। तो आप जब जब आपको लगे ना कि थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, आप हमेशा खुश होना इस बात से, क्योंकि आपको यह पता लगेगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। समस्या उसको नहीं आती जो कोशिश ही नहीं करता। तो समस्या अगर आपको आ रही है तो आप इस चीज से घबराएं ना, बस प्रयास करें, कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। आपको सिर्फ कोशिश करनी है। और ऐसे ही सुमित जी की तरह आप भी नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना हाईली मोटिवेटेड करने के लिए, इतनी स्ट्रेटेजी शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सभी लोगों का सुनने के लिए। अब आप भी नेक्स्ट कैंडिडेट हो, इस शेयर पर आए और आप भी इसी तरह की स्ट्रेटेजी बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।